नमस्कार सभी को। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय आय को लेकर। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है इस बात को लेकर कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है, एनडीपी क्या है, पीसीआई पर कैपिटा इनकम क्या है। कई लोगों को परेशानी रहती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो शब्दावली यूज की गई है उस शब्दावली का कई लोगों को अर्थ तक पता नहीं है, पर वो रटे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। आज हम इस शब्दावली और इस जीडीपी जीएनपी के फुल कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। जितनी भी बात करते हैं हम जीडीपी जीएनपी एनएनपी, या हमें यहाँ पे लिख दूं एनडीपी, है ना, एनडीपी, और आगे लिख दूं पर कैपिटा इनकम, इन सब की जितनी भी हम बात करते हैं उसको सब हम एक शब्द के लिए यूज करते हैं, राष्ट्रीय आय के लिए। तो भाई राष्ट्रीय आय कितनी है? तो राष्ट्रीय आय में दो शब्द आपको पहले तो ये समझना है कि क्या है, फिर इसके घटक देखेंगे कि जीडीपी जीएनपी एनडीपी एनएनपी, सागत धन लागत पर क्या है, बाजार कीमत पर क्या है, वास्तविक जीडीपी क्या है भाई, रियल जीडीपी क्या है, नॉमिनल जीडीपी नाम मात्र जीडीपी क्या है, जीवीए क्या है, मूल संवर्धन क्या है, चालू वर्ष क्या है, आधार वर्ष क्या है, स्थिर कीमत पर क्या है, स्थिर मूल्य पर क्या है भैया, चालू कीमत पर क्या है, इन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं ना। ठीक है, स्थिर मूल्य पर जीडीपी क्या है, चालू मूल्य पर या प्रचलित मूल्य जिसे कहते हैं, है ना, प्रचलित मूल्य पर जीडीपी क्या है। तो इन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आप ही बताओ आय क्या है। राष्ट्रीय तो बाद में पढ़ेंगे, ये दो शब्द से बना है, राष्ट्रीय प्लस आय से। तो राष्ट्रीय क्या है और आय क्या है बताइए। राष्ट्रीय आय में ये घटकों को पढ़ने से पहले शब्द को आप क्लियर कर लीजिए। कई बच्चों को ये शब्द क्लियर नहीं है कि राष्ट्रीय क्या है और आय क्या है ना, कि राष्ट्र की परिभाषा क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात। तो आप बताइए राष्ट्र की परिभाषा क्या है। जो हमारा राजनीतिक भूभाग है, जहां तक हमारे देश की सीमाएं जाती हैं, उस क्षेत्र को पूरे को हम क्या कहते हैं, राष्ट्र कहते हैं। वो लोग घर कहते हैं, घर, घरेलू, मतलब आप घर में रहते हैं, जहां जहां तक आपकी दीवार है उस घर में आप क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते। आप अपने घर में देखना, ऐसा तो नहीं कि पड़ोसी के पास चले जाते हैं काम करने के लिए दीवार तोड़ के, नहीं, एक सीमा बनी हुई है। वैसे हमारे देश की भी सीमा है, भौगोलिक सीमाएं, राजनीतिक सीमाएं, अन्य देशों के साथ सीमाएं साझा करती हैं, आप सबको पता है। तो जो भी हमारी राजनीतिक सीमाएं, अर्थात जहां हमारा शासन चलता है, जहां हमारी जनता रहती है, हमारे लोग रहते हैं, भारत के नागरिक रहते हैं, बोलो, तो उसे हम कहते हैं घर, उसे क्या कहते हैं, घरेलू स्तर। और राष्ट्र शब्द इसलिए यूज करते हैं कि हम भारत के लोग, हम सब एक हैं। जब कोई देश में भूभाग होता है तो अकेला देश या कोई क्षेत्र में प्रदेश है तो वो किसी पहाड़ पर्वत पठार से नहीं बना होता, वो बनता है लोगों से। और लोगों में जब हम की भावना आ जाती है तो उसे कहते हैं हम राष्ट्र। और आप सबको पता है कि हमने खुद कहा है हमारे संविधान में, राष्ट्र की एकता अखंडता, अर्थात राष्ट्र मतलब हम सब एक हैं, और स्वतंत्रता भी हम सब लोगों ने मिलकर देश को दिलाई थी एक होकर। ठीक है, तो राष्ट्र तो आपको समझ में आ गया कि राष्ट्र मतलब जो हमारी राजनीतिक सीमाएं हैं उसमें रहने वाले जितने भी लोग हैं, वो जितने भी भारत के नागरिक हैं, वो सब क्या कहलाएंगे, राष्ट्र। राष्ट्र पर्वत पठार से नहीं बना, राष्ट्र लोगों से बनता है बच्चों। किससे बनता है, लोगों से बनता है। जहाँ पता है कि पर्वत पठार है पर लोग नहीं है तो हम उस क्षेत्र को राष्ट्र नहीं कहते हैं, है ना। समुद्र में आपको इतनी, समुद्र में देखेंगे कितने क्षेत्र में पानी फैला हुआ है पर वहां पर लोग ही नहीं रहते समुद्र के ऊपर, तो हम उसे राष्ट्र नहीं कहते। जहाँ लोग रहते हैं पृथ्वी के भूभाग पर और वहां सब एक मिलजुल कर रहते हैं, एक उनका कानून होता है, एक तिरंगा होता है, एक राष्ट्रगान होता है, उनमें एकता की भावना होती है, उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्र। तो राष्ट्र समझ में आया, याद रखना। और राष्ट्र में कौन होते हैं, वहां के नागरिक होते हैं। अब बताइए आपको ये बात समझ में आएगी कि भैया हमको कहाँ के लोगों की, कहाँ के लोगों की बात कर रहे हैं, एक राष्ट्र या एक देश में रहने वाले लोगों की बात कर रहे हैं। तो उनकी क्या बात कर रहे हैं, उनकी आय की बात कर रहे हैं बच्चों, कि राजनीतिक भू क्षेत्र में, राजनीतिक सीमा में रहने वाले लोग, जिन्हें हम घरेलू सीमा भी कहते हैं, उस राजनीतिक क्षेत्र की सीमा को घरेलू सीमा भी कहते हैं, उसमें रहने वाले लोग जो नागरिक हैं वहां के, उनकी आय, उनकी आय, आय क्या है कि भैया आप जाके कोई जॉब लग जाए आपकी, या कोई वस्तु आपने बनाई उसे मार्केट में बेच दिया, और इसके बदले में कोई भी आप बाजार में चीज ले जाकर, सेवा हो या वस्तु हो, जाकर क्या करें,
बेचें और इसके बदले में आपको क्या मिले, प्रतिफल मिले, प्रतिफल या पारिश्रमिक मिले या कुछ मिले। जैसे डॉक्टर को हाथ दिखाते हैं तो क्या मिलती है, क्या मिलती है, फीस मिलती है कि नहीं। इसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। आर्थिक क्यों कहते हैं भाई, इससे धन धन पैदा हो रहा है, धन पैदा हो रहा है, मतलब धन का अर्जन हो रहा है, धन उत्पन्न हो रहा है, धन मिल रहा है आपको इससे। तो वो सभी आर्थिक क्रियाएं कहलाती है जिनसे हमें धन की या अर्थ की प्राप्ति होती है। क्यों, क्योंकि उससे जीविका चलती है हमारी, उससे हम अपनी आवश्यकताओं की, अन्य वस्तुओं की पूर्ति कर पाते हैं। तो याद रखें, आर्थिक क्रियाएं मतलब वो प्रतिफल जिसके बदले में हमें कुछ मिले। जैसे डॉक्टर की फीस, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके बदले में मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसे आर्थिक क्रिया नहीं कहेंगे, गैर आर्थिक क्रिया कहेंगे। सेवा कार्य कर रहा हूँ मैं यहाँ से, तो इसे गैर आर्थिक क्रिया कहेंगे। पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था अच्छे से। तो आय का मतलब आपको समझ में आया। आय मतलब जहां कोई आप काम करें, कोई भी काम करें, कोई वस्तु का उत्पादन करें या फिर वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, या कोई भी चीज करें, कुछ भी करें, इसके बदले में कुछ भी मिले, आपको कुछ मिल रहा है, तो आय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों, आय कहते हैं। मतलब आय मतलब आपके द्वारा किए गए कार्य का प्रतिफल मिल रहा है, तो आपकी आय हो गई। तो बताइए, हमने कहाँ की आय की बात कर रहे हैं, कि उस भूभाग में रहने वाले, उस राजनीतिक क्षेत्र में रहने वाले, घर में रहने वाले लोगों द्वारा जो भी आर्थिक क्रियाकलाप किए जा रहे हैं और उसके बदले में जो उन्हें प्रतिफल या पारिश्रमिक मिल रहा है, उसको ही हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय। क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय। क्योंकि याद रखें, कई बच्चों को अभी तक ये क्लियर नहीं है, सर इसमें किसी देश के नागरिक तो समझ में आ गया, आय भी समझ में आ गया, सर एक वित्तीय वर्ष क्यों जोड़ते हैं, आय का आंकलन एक वर्ष में क्यों करते हैं बच्चों, इसकी बात करें कि आय का आंकलन एक वर्ष, हमेशा जीडीपी का भी आंकलन करेंगे तो एक वित्तीय वर्ष में लिखा है मैंने यहाँ पर। एक वित्तीय वर्ष का मतलब क्यों, क्योंकि आप देखो बच्चों, आप इस कंसेप्ट को समझना कि आप अभी मार्केट में जाओ, ठीक है, या आपके घर ही देख लो, कोई काम आपने करवाया किसी से, कोई मान लीजिए आपके यहाँ श्रमिक आया, मजदूर आया, तो आप उसको कार्य करवाते हो, दिन भर करवाते हो कि नहीं करवाते, बोलो। ऐसा तो नहीं कि 2 बजे उसकी मजदूरी इतनी थी। अर्थात किसी भी आय, कोई भी जो आय है वो एक फ्लो कंसेप्ट पर काम करता है। फ्लो कंसेप्ट मतलब आप क्या करो, एक 2 बाल्टियां नल के नीचे रखो, 2 बाल्टियां नल के नीचे रखो और नल खुला छोड़ दो। एक बाल्टी में तो आपने नल खोला ही नहीं है, एक बाल्टी में आपने नल खोला है, तो उसमें से क्या हो रहा है, पानी लगातार आ रहा है, बाल्टी भर गई, इसके बाद भी बाल्टी क्या हो रही है, ओवरफ्लो हो रही है, पानी बाहर जा रहा है। और बाल्टी किस बिंदु पर भरी, है ना, तो वो पूरा टाइम लगा कि नहीं लगा उस बाल्टी को पूरा भरने में, तो बताइए। तो हम एक निश्चित बिंदु नहीं कहते, उसको एक टाइम पीरियड पर लेते हैं, क्योंकि फ्लो कंसेप्ट मतलब उससे पानी अभी भी निकल रहा है बाहर, मान लीजिए नल चालू है, पानी उससे बाहर निकल रहा है, तो हम उसका कैलकुलेशन एक टाइम पीरियड पर करते हैं, एक टाइम पीरियड ले लेते हैं कि भैया ये बाल्टी 1 घंटे में भरी या 2 घंटे में भरी या 2 घंटे के बाद ओवरफ्लो हो रही है। तो याद रखें, वैसे भी आय आप ये नहीं कह सकते कि कोई मजदूर है, उसने 2 बजे उसकी मजदूरी क्या थी, ये नहीं कहेंगे। आप कहेंगे कि भैया शाम को तू तेरी मजदूरी ले लियो, तूने सुबह से शाम तक काम किया, तो पूरे एक दिन में उसकी मजदूरी कैलकुलेट करते हैं, एक दिन की, है ना। ऐसा नहीं कह सकते कि 2 बजे उसकी मजदूरी कितनी थी दिन के, उसकी 12 बजे, क्योंकि ये कोई बिंदु वाला कंसेप्ट नहीं कि इस बिंदु पर उसकी मजदूरी क्या थी। ये पूरे दिन की मजदूरी या पूरे की पूरे किसी पीरियड काल में या टाइम पीरियड में किए गए कार्य की जो प्रतिफल होता है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं, कि हम इसमें एक वित्तीय वर्ष क्यों लगाते हैं, कि भैया कोई आय का कैलकुलेशन एक दिन में। बताइए, आपको जो पैसा दिया जाता है या मजदूर को पैसा देते हैं कोई दुकान पर या किसी कार्यालय में, संगठित क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, तो उसको भाई ऐसा नहीं कि भाई आज तू काम करने आया, 1 घंटे बाद, एक मिनट बाद, 1 सेकंड में ये तेरी, नहीं, हम कहते हैं कि भाई आज दिन भर काम करेगा, 250 रुपये मिलेंगे, बोलो। वैसे आपको भी मंथली सैलरी मिलती है, बोलो। तो आपको समझ में आया कि इसलिए हम आय एक फ्लो कंसेप्ट होने के कारण प्रवाहित हो रही है, आय क्या हो रही है, साल भर प्रवाहित होती है। तो किसी एक निश्चित बिंदु पर उसका कैलकुलेशन नहीं कर पाते, इसलिए उसको हम पूरे साल भर के कैलकुलेशन से, पीरियड, निश्चित टाइम पीरियड से जोड़ते हैं। इसलिए हम इसमें क्या जोड़ते हैं, किसी देश के नागरिकों की एक वित्तीय वर्ष में, मतलब पूरे साल भर काम करेंगे तब तो मिलेगा उनको कुछ। अंतिम रूप से उत्पादित, अंतिम रूप का मतलब क्या होता है बच्चों, अंतिम रूप का मतलब कि भैया कोई भी चीज हम क्या कर रहे हैं, उसको निर्मित कर दिए, अब उसके निर्माण के बाद उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, वो तो अब खाई जाएगी या उपभोग में लाई जाएगी, या तो उसको बस अब उपभोग, जैसे कि मान लीजिए आटा है, तो आटा अंतिम वस्तु नहीं मानी जाएगी, क्योंकि अंतिम वस्तु
क्यों नहीं मानी जाएगी? क्योंकि उससे और भी चीजें क्या हो सकती हैं, बन सकती हैं। तो वो अभी भी क्या है, निर्माण की प्रक्रिया में है, इसलिए उसे अंतिम चरण में नहीं माना। जब उससे ब्रेड बन जाएगा तो अब ब्रेड सीधा खाया जाएगा। परंतु अगर ब्रेड भी मान लीजिए, ब्रेड भी नहीं खा रहा है, ब्रेड से सैंडविच बना रहा है, तो सैंडविच अंतिम वस्तु बन जाएगी, ब्रेड फिर मध्यवर्ती वस्तु बन जाएगी, मीडिएटर वस्तु बन जाएगी। भाई ये अभी पूर्ण रूप से उपभोग की वस्तु बनी नहीं है। तो याद रखें, अंतिम वस्तु लेते हैं। क्यों लेते हैं वो उसका कंसेप्ट मैं अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, वस्तु और सेवा का मौद्रिक मूल्य निकालते हैं। कौन सा मूल्य निकालते हैं बच्चों? मौद्रिक मूल्य। क्यों निकालते हैं बच्चों मौद्रिक मूल्य? क्योंकि आप सबको एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि बताइए कितने क्षेत्रक होते हैं, परंपरागत रूप से कितने क्षेत्रक होते हैं? बोलिए। परंपरागत रूप से सिर्फ 3 क्षेत्रक होते हैं, ठीक है। और आजकल तो 5 क्षेत्र, आधुनिक क्षेत्र या नवीन क्षेत्र। क्षेत्रक का मतलब क्या है कि क्षेत्रक का मतलब क्या है, जिनकी विशेष, जो किस पर आधारित है, विशेष गुणों पर, गुण समूह, विशेष गुण समूह रखते हैं। अर्थात जिनकी उत्पत्ति कैसे होती है, जिन्हें प्राथमिक जो क्षेत्रक कहते हैं, वो हमें प्राप्त किससे होते हैं? प्रकृति से, प्राकृतिक स्तर से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक स्रोत से, जैसे कि वन है, कृषि है ना, मत्स्य है, पशुपालन है। तो जो जिनसे जो क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जिनसे हमें जीविका उपार्जन के लिए सीधा किस पर निर्भर है? प्रकृति पर। और जो दूसरा क्षेत्र जहां, जिसे हम द्वितीयक क्षेत्र कह रहे हैं बच्चों, द्वितीयक क्षेत्र कह रहे हैं, क्योंकि क्षेत्र बताना इसलिए जरूरी है ताकि आपको पता तो चले कि क्षेत्र क्या है, कहाँ से हमें आर्थिक क्रियाएं हो रही है। ये वो क्षेत्र है जिनसे आर्थिक क्रियाएं हो रही है। आर्थिक क्रियाओं का मतलब क्या है बच्चों? आर्थिक क्रियाओं का मतलब है कि जिनसे हम सबको आय हो रही है। आय मतलब हमारी जिनसे सबसे क्या चल रही है? जीविका चल रही है, हमारा जीवन चल रहा है इन आर्थिक क्रियाओं से। तो उन्हें हम विशेष गुणों के आधार पर, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, प्राथमिक मतलब प्रकृति से सीधे प्राप्त हो रहा है। एक गुण समूह है कि वन जंगल कहाँ है? प्रकृति से। ये तो नहीं मनुष्य ने लगाया। कृषि भी मिट्टी जलवायु पर निर्भर, पूरी की पूरी पेड़ पौधे जमीन से उगकर आ रहा है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से हमें चीज, मत्स्य भी, ऐसा तो नहीं कि बाटा ग्रुप मछलियां बनाई जा रही हो और उनको तल के खाया जा रहा हो, नहीं। पशुपालन भी ऐसा नहीं कि पशु बनाया जा रहा हो, कृत्रिम रूप से दूध बनाया जा रहा हो। द्वितीय क्षेत्र क्या होते हैं? जिसमें कि क्या होता है कि प्राकृतिक, प्राथमिक क्षेत्र से जो भी चीज प्राप्त होती है उसका क्या करते हैं? यहाँ पर विनिर्माण करते हैं। क्या करते हैं? विनिर्माण। मतलब कि यहाँ पर क्या बनाते हैं? इसे उपयोगी, है ना, महत्वपूर्ण चीज बनाते हैं। जैसे कि यहाँ से मान लीजिए कृषि से हमने क्या लिया? गन्ना। क्या लिया बच्चों? गन्ना। और गन्ना से यहाँ पर क्या बना ली? शक्कर बना ली। बताइए, सब बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? है ना। गेहूं लिया, गेहूं से आटा बना लिया। और तृतीय क्षेत्र क्या होता है बताइए? जो सेवा प्रदान करता है। तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं? जो कि जिसे हम सेवा प्रदान क्षेत्र भी कहते हैं। सेवा प्रदान करता है, इन दोनों को सहयोग प्रदान करता है, जिसमें कि चाहे आपका परिवहन आ जाए, है ना, और जिसमें चाहे आपका परिवहन के अलावा संचार आ जाए, है ना, बैंकिंग आ जाए, बहुत सारी चीजें, शिक्षा आ जाए, है ना, स्वास्थ्य आ जाए, है ना। और चतुर्थ में आजकल क्या नापा जाने लगा, क्या मेजर किया जाने लगा चतुर्थ में भी? तो बौद्धिक, बौद्धिक ज्ञान को, बौद्धिक ज्ञान का मतलब बच्चों क्या है कि बौद्धिक ज्ञान मतलब जहां अनुसंधान पर बल दिया जा रहा है, जहां वैज्ञानिक खोजों पर बल दिया जा रहा है ना। और पांचवा जो क्षेत्र है आज, पंचम, इन्हें आधुनिक क्षेत्र कहते हैं बच्चों। आपसे पूछ रहे ना कि चतुर्थ और पंचम क्षेत्र, जैसे बौद्धिक ज्ञान, अनुसंधान, इसरो वगैरह, बायोटेक्नोलॉजी की बात की जा रही है, एआई की बात की जा रही है, रोबोट की बात की जा रही है। और पंचम क्षेत्र मतलब सलाहकार, सलाहकारी क्षेत्र बोलते हैं इसे, जिसमें कि आप प्रशासन को ले सकते हैं, है ना। प्रशासन एक सलाहकारी संस्था हो गया, शासन हो गई, नीति आयोग हो गया, है ना। सलाहकारी संस्थाएं बनाई जा रही हैं। तो याद रखें, इन क्षेत्रों से हमें क्या हो रहा है बच्चों? इन क्षेत्रों से हमें क्या हो रही है? इन सभी क्षेत्रों से हमें क्या हो रही है? इन सब क्षेत्रों में उत्पादन हो रहा है दो चीजों का, वस्तु और सेवाओं का। तो बताइए, असंख्य रूप से उत्पादन हो रहा है। गेहूं कितना उत्पादन हो रहा है, चना, एक एक चीज अगर कैलकुलेट करें ना, इतना गेहूं हुआ तो परेशान हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं? इन सब का क्या निकाल लेते हैं बच्चों? इन सब का क्या निकाल लेते हैं? मौद्रिक मूल्य। क्या निकाल लेते हैं? मौद्रिक मूल्य निकालते हैं। तो याद रखें, हमेशा जीडीपी में, हम किसी भी देश की जीडीपी वो चाहे राष्ट्रीय आय हो, उसमें हम हमेशा क्या करते हैं? कैलकुलेट मौद्रिक मूल्य। कहाँ तक कैलकुलेट करेंगे? गेहूं हजारों कुंटल हो, लाखों कुंटल में हो रहा है, चना हो रहा है, चावल हो रहा है, कपड़े कितना हुए भैया, ये हम कैलकुलेट करेंगे तो हम तो पगला जाएंगे।
तो हम सब उसका क्या कर लेते हैं, सहूलियत के लिए, हमारी सहूलियत के लिए, और आंकड़ों का एक अच्छे से विश्लेषण हो जाए, हमारी आय कैलकुलेट हो जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसका मौद्रिक मूल्य मुद्रा में मापन कर लेते हैं कि भैया इसका मुद्रा में मापन कितना होगा, कि हमारे घर में ये चीजें उत्पन्न हुई, इतना कपड़ा बना, इतना गेहूं उत्पादन हुआ, इतना प्राथमिक क्षेत्र में मान ली इतनी मछलियां पैदा हुई इस बार, इतनी शक्कर बनी, और इतने हमारे टेलीफोन बने, इतने हमारे क्षेत्र में अनुसंधान बने, इतने हमारे क्षेत्र में नीति आयोग ने सलाह दी, तो इनसे हमारी कितनी आय हुई, वो सबका मौद्रिक मूल्य निकाल लेते हैं, और यही मौद्रिक मूल्य हमारे देश की क्या बन जाती है, आय बन जाती है। बोलो, क्योंकि इन सब से हमें क्या मिला है, इन सब से आर्थिक क्रियाओं से हमें जीविकोपार्जन के लिए क्या मिली, आय। तो ये हमारे प्रमुख क्या क्षेत्रक होते हैं बच्चों, है ना, क्षेत्रक होते हैं। ठीक है, तो ये आपको मैंने क्षेत्रक बता दी, और इन्हीं क्षेत्रकों से किसका निर्माण होता है, जीडीपी का, और जीडीपी से ही सब चीज, जीडीपी से जीएनपी आएगी, याद रखना, जीडीपी से जीएनपी ड्राइव होगी, जीएनपी से एनएनपी, एनडीपी, सब पीसीआई, सब, फिर जीडीपी समझ ली तो सब समझ लिया, तो याद रखें, है ना। ये मैंने आपको बता दिया थोड़ा, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले हम आज बात करेंगे जीडीपी की, है ना। तो जीडीपी मतलब एक वित्तीय वर्ष में, क्योंकि आय, आय क्या है, एक फ्लो कंसेप्ट है, फ्लो कंसेप्ट मतलब आय एक बिंदु पर निश्चित नहीं की जा सकती, उसे एक टाइम पीरियड में कैलकुलेट करते हैं कि भैया आपकी पूरे महीने भर की आय, ऐसा नहीं बोलते सकते कि आपकी 12 तारीख को 12 बजे कितनी आय थी, ये नहीं कह सकते, आज ये कहेंगे पूरे मंथ की आय आपकी कितनी, पूरी साल भर की आय कितनी है, क्योंकि वो फ्लो हो रही है लगातार, जैसे कि बाल्टी भर रही है पानी से, और उसको किसी एक निश्चित बिंदु पर क्या नहीं किया जा सकता, कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, वैसे इसको भी नहीं किया जा सकता। किसी देश की घरेलू सीमा मैंने बता दिया, कुछ उसकी राजनीतिक जो क्षेत्र है जिस पर उसका अनन्य अधिकार है अंतिम निर्णय लेने का या आर्थिक क्रियाएं करने का, चाहे वह समुद्र का 24 नॉटिकल का क्षेत्र ही क्यों ना हो, और वहां के नागरिक या गैर नागरिक, यहाँ पे याद रखना जीडीपी में कैलकुलेट किया जाता है एक वित्तीय वर्ष, और किसी देश की घरेलू सीमा मतलब उसका राजनीतिक क्षेत्र, और नागरिक और गैर नागरिक का मतलब क्या है कि भैया अगर हमारे देश की जो टाटा है, वो क्या कौन है, टाटा, टाटा जी ने कहाँ पर लगा रखा, टाटा की कोई कंपनी है, उसने कहाँ पर उत्पादन कर रही है, इंग्लैंड में उत्पादन कर रही है, तो याद रखें, तो ये कैलकुलेट नहीं की जाएगी, याद रखें, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, घरेलू सीमा की। तो जीडीपी में नागरिक एवं गैर नागरिकों द्वारा जो भी अंतिम रूप से वस्तु उत्पादित की जा रही है उसका मौद्रिक मूल्य, तो टाटा जी तो कहाँ पर उत्पादन कर रहे हैं बताइए, टाटा कंपनी कहाँ पर, इंग्लैंड में, वो तो अपने, हमें कहाँ कैलकुलेट करना है, किसी देश की घरेलू सीमा, ये घरेलू सीमा में है क्या, ये तो इंग्लैंड में लगी है, तो इसलिए जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होगी बच्चों। और वहीं अगर मतलब मान लीजिए हुंडई, ये हुंडई कंपनी है ना, विदेश की कोई कंपनी है, हुंडई है, सैमसंग है, आपकी नोकिया है, और भी अन्य कंपनियां हैं, है ना, तो वो कंपनी कहां पर लगी है, भारत में, तो यस, तो ये घरेलू सीमा में इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे बच्चों। ये क्लियर हुई बात कि देश के, किसी भी देश के नागरिक क्या करते हैं, एक वित्तीय वर्ष में घरेलू सीमा के अंतर्गत अंतिम वस्तु क्यों कैलकुलेट करते हैं, कि मान लीजिए आप अपने यहाँ कपास, कपास से क्या बनता है, कपास से लड्डू तो बनेगा नहीं, कपास से शर्ट बनेगी, तो कपास मान लीजिए 100 रुपए की है, और कपास से क्या पहले क्या बनेगा, शर्ट नहीं बनेगी, सीधा धागा बनेगा, तो धागा 150, मान लीजिए 50 रुपए इसमें ऐड हो गए, इससे कपास लेकर धागा बनाया इसने, ठीक है, इसने मान लीजिए किसान है, और किसान ने कपास इसे बेच दी धागे वाले को 100 रुपए में, धागे वाले ने क्या किया, इसमें काम किया, और इसको धागा बना के क्या किया, शर्ट बना दिए, वो कपड़ा बना दिया, तो धागे वाले ने इसको 150 में इसे बेच दिया, है ना, कपड़ा बनाने वाले ने इसे बेच दिया शर्ट बनाने वाले को, इसने इसमें 50 रुपए और ऐड कर दिए, 50 रुपए ऐड कर दिए, अगर इसको भी कैलकुलेट करें, इसको भी लिखें, इसको भी लिखें, तो भाई साहब कितना हो जाएगा, 100 प्लस 150 प्लस 200, आप जोड़ लीजिए, है ना, 200 300 450 हो जाएगा, बताइए 450 रुपए, जबकि 200 रुपए में ऑलरेडी क्या है, 200 रुपए में धागा, कपास की भी वैल्यू ऐड है, धागे की भी वैल्यू ऐड है, कपड़े की भी वैल्यू ऐड है, सबकी वैल्यू ऐड है, तो हम इन मध्यवर्ती है जो चीज पहले से ही ऐड है इनको नहीं जोड़ते, क्योंकि इनकी डबल गणना हो जाएगी, इसमें सब ऐड है, और इसमें अगर इसमें सब ऐड है, और इसमें एक बार फिर इसको ऐड कर लिया, एक बार इसको ऐड कर लिया, एक बार इसको ऐड कर लिया, तो डबल गणना हो जाएगी, डबल। इसलिए इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, अंतिम लिखते हैं, अंतिम, कि भैया शर्ट जो है वो ही अंतिम है, इसके अलावा शर्ट हमारे पास जो आएगी उसको या तो पहनेंगे या फाड़ेंगे, परंतु वो अब दूसरी बार यूज नहीं होगी,
तो इसलिए हम, क्योंकि बार बार अगर हम इनको धागे को भी कैलकुलेट कर लिया, कपड़े को भी, ये मध्यवर्ती वस्तुओं को भी अगर हमने कैलकुलेट कर लिया तो भी डबल डबल उसमें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। क्योंकि 200 रुपए की कीमत कब पहुंची है, 100 में 50 जोड़ा, 100 में ही तो जुड़ा है 50, और ये आगे चल के 150 में 50 जोड़ा तब 200 हुआ। तो पहले से ही 100 बेस चल ही रहा है, 150 बेस चल रहा है, 50 वैल्यू उसकी बढ़ी है सिर्फ, है ना। मूल्यवर्धन कितना हुआ है, 50 हुआ है। और अब अगर हम उसे डबल डबल जोड़ेंगे, इसका पहले कैलकुलेशन हो चुका, इसका भी हो चुका, इसका भी 200 में सब कैलकुलेट हो चुका है कि नहीं। तो हम सिर्फ अंतिम वस्तु, इसलिए ताकि डबल क्या ना हो, हमसे किसी भी दो वस्तु की दौरी करना ना हो, इसलिए हम अंतिम वस्तु का। और मौद्रिक मूल्य आप सबको पता है कि इतने कुंटल, इतनी शर्टें बन रही है, उनको कहाँ तक गिनेंगे, इसलिए उन सबका मौद्रिक मूल्य निकाल लेते हैं। क्लियर हुई बात, बोलो। तो याद रखें, जीडीपी मतलब किसी देश के नागरिकों द्वारा, नागरिक हो चाहे गैर नागरिक हो, नागरिक हो चाहे वो गैर नागरिक हो, अर्थात उस घरेलू सीमा में होना चाहिए। घरेलू सीमा मतलब भैया ये है भारत, मान लीजिए, है ना। इसके अंदर जो भी आ रहा है, चाहे वो विदेशी नागरिक क्यों ना हो, तभी तो हमने कहा है गैर नागरिक। नागरिक नागरिक तो है ही भारत के, जो यहाँ उत्पादन कर रहे हैं, और गैर नागरिक हैं, जैसे कि जापान की कंपनी है कोई, या रूस की कंपनी है, वो आकर भारत में भी क्या कर रही है, उत्पादन। तब भी उसका कैलकुलेशन किसमें किया जाएगा, जीडीपी में ही किया जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद कहेंगे, सकल का मतलब होता है कुल। याद रखें, सकल जो है, सकल का हिंदी अनुवाद करें, सकल को कहते हैं कुल। बस सकल शब्द का कुल को इकोनॉमी में सकल कह देते हैं, बस। टोटल को इकोनॉमी में क्या कह देते हैं, ग्रॉस कह देते हैं, क्यों, इकोनॉमिक शब्द है, अच्छा लगता है। जैसे कि इतिहास में पाषाण शब्द को, पाषाण को, पत्थर को क्या कहते हैं, पाषाण काल कहते हैं। पत्थर काल कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा कि पत्थर काल थे, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये अच्छा नहीं लगेगा। हमें कहेंगे कि पुरा पत्थर काल, मध्य पत्थर काल, नव पत्थर काल, अच्छा नहीं लगेगा। तो पाषाण संस्कृत भाषा के साथ हमारा यूज किया जाता है, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य है उस सब्जेक्ट की, विषय वस्तु को एक मानक भाषा में डेवलप करना, ताकि हम उस मानक भाषा का इस्तेमाल उसी विषय के संदर्भ और अर्थ को समझने में कर सकें। कई बार हमारे पास उस मानक भाषा के शब्द नहीं होते, तो हमारे अर्थ भी क्या हो जाते हैं, अनर्थ कर देते हैं। हम फिर उसका संदर्भ और अर्थ किसी अन्य क्षेत्र से जोड़कर देखने लगते हैं। तो सकल का मतलब है कि भैया यहाँ जितने भी लोग आए, ग्रॉस, इसको बोलते हैं जीडीपी, क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस मतलब सकल घरेलू उत्पाद, घरेलू मतलब ये हमारा क्या है भैया, आ जाओ घरेलू, आओ, जितने लोगों को उत्पादन करना है भारत आओ। तो भारत के नागरिक तो पहले से कर ही रहे हैं, मान लीजिए भारत के नागरिक 10 कर ही रहे हैं, ये भाई साहब विदेशी कंपनी आई, उसने भी कर दिया 2 रुपए का उत्पादन, तो टोटल जीडीपी क्या हो गई, 12 रुपए, बोलो। पर कोई भारत का नागरिक अगर टाटा बिरला अंबानी, याद रखना, कोई अगर बाहर कर रहा है, यहाँ का नागरिक जाके बाहर कर रहा है, तो वो जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि घरेलू सीमा की बात की जा रही है। और यह व्यक्ति घरेलू सीमा से कहाँ जाके काम कर रहा है, बताइए, बाहर जाके काम कर रहा है। तो जीडीपी कभी भी आपसे पूछ रहे तो आप बता सकते हैं कि जीडीपी मतलब किसी घरेलू सीमा के अंदर, चाहे वो भारत का नागरिक हो चाहे ना हो, वो जो भी वहां पर घरेलू सीमा में उत्पादन करेगा, तो पक्का उसकी जीडीपी ही कैलकुलेट होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। तो हमारे घरेलू सीमा में जो भी आदमी आएगा वो माना जाएगा। तो जीडीपी आपको समझ में आ गई होगी, और अंतिम रूप से वस्तुओं को हम क्यों जोड़ते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। अब अगली बात करते हैं, जीडीपी से हम क्या बनाएंगे भैया। अब हम दूसरी कंसेप्ट समझते हैं, जीएनपी। क्या समझते हैं, जीएनपी। जीडीपी में आपको 4-5 बातें याद रखनी है। पहली बात क्या याद रखनी है, एक वित्तीय वर्ष, क्योंकि आय कैसा कंसेप्ट है, फ्लो कंसेप्ट, पूरा साल भर लेंगे। हम क्या कर रहे हैं, आय मेजर कर रहे हैं। आय का मतलब होता है हमें हमारे द्वारा किए गई आर्थिक क्रियाओं का प्रतिफल, जैसे कि डॉक्टर की फीस वगैरह। तो याद रखें कि एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत, घरेलू सीमा मैंने बता दी, घरेलू सीमा के अंतर्गत मतलब भारत की घरेलू सीमा, इसके अंतर्गत भारत की, चाहे वो नागरिक हो गैर नागरिक हो, आकर अगर भारत में क्या कर रहे हैं, किसी भी वस्तु या सेवा का अंतिम रूप से उत्पादन कर रहा है, उसका मौद्रिक मूल्य जो भी है, उसी को भारत की क्या कहेंगे, जीडीपी, जिसका फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। क्लियर हुई इतनी बात। अब हम बात करेंगे किस पर, जीएनपी पर। ठीक है, जीएनपी से पहले मैं बात कर लूं आपसे एनडीपी पर। किस पर, या एनडीपी से पहले जीएनपी पर ही बात कर लेते हैं ना, ग्रॉस नेशनल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पहले तो ग्रॉस, है ना,
और नेशनल एन, है ना। डी डोमेस्टिक था, यहाँ डी क्या बन गया, एन बन गया, याद रखना। डी क्या बन गया, एन बन गया ना, नेशनल, ये नेशनल हो गया। और पी तो है ही प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब सेवा या वस्तु का क्या कर रहे हैं, उत्पादन, जिसका हम अंतिम रूप से उत्पादन करके मौद्रिक मूल्य निकालते हैं। तो ग्रॉस तो आप सबको पता है, ग्रॉस का मतलब तो यही है सकल, सकल मतलब कुल। तो परंतु ये क्या हो गया बच्चों, ये नाटक हो गया राष्ट्रीय, ये क्या हो गया राष्ट्रीय, और ये हो गया प्रोडक्शन या राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, अब ये भाई साहब घरेलू से राष्ट्रीय बन गया और सब एज इट इज, सिर्फ एक शब्द बदला है हमारा कि डोमेस्टिक से राष्ट्रीय बदल गया। तो राष्ट्रीय कब कहेंगे बताइए, आप ही बताओ भैया, राष्ट्रीय का मतलब कि राष्ट्र के लोगों द्वारा, सिर्फ सिर्फ राष्ट्र के लोगों के द्वारा। तो सर यहाँ आपने क्या बताया था, मैंने अभी बताया था आपको जीडीपी में, क्या बताया था बच्चों, जीडीपी में क्या बताया था, जीडीपी में ये बताया था कि भारत की जो घरेलू सीमा, उसमें कौन आके काम कर रही है, हुंडई कंपनी काम कर रही है मान लीजिए, या कोई भी कंपनी आके काम कर रही है। तो जीडीपी घरेलू सीमा, भारत की सीमा, और भारत की सीमा से बाहर टाटा भारत की कंपनी है, पर काम कहां पर कर रही है, इंग्लैंड में कर रही है ना। इसे नहीं गिना जाएगा क्योंकि वो घरेलू सीमा से बाहर जाके काम कर रही है। कहाँ जाके काम कर रही है, बाहर जाके काम कर रही है, और ये भारत में आके काम कर रही है। मान लीजिए जापान की कंपनी है और भारत में आके क्या कर रही है, काम कर रही है, या जर्मनी, कहीं से भी कंपनी आए भारत में काम करे, मतलब कि ये विदेश से आके काम कर रहे हैं कोई कंपनी, है ना। तो वो जीडीपी में गिने जाएगी क्योंकि यहाँ सीमा कहाँ की है, घरेलू स्थल कहाँ का है, यहाँ याद रखना। जीडीपी में ये इंपोर्टेंट होता है कि वो उत्पादन घर में आगे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहाँ जगह पर कर रहा है। तो भैया वो भारत में कर रहा है, परंतु हमें राष्ट्रीय निकालनी है। क्या निकाली, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय मतलब सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ हम सब लोग, राष्ट्र का मतलब है हम सब लोगों ने, हम सब लोगों ने का मतलब नागरिकों ने, मतलब उस देश के नागरिकों की आय निकालनी है बच्चों। ये यहाँ पे कंसेप्ट समझना है आपको कि वहां के लोग जो है, राष्ट्रीय मतलब वहां के लोगों की आय। बोलो अब लोगों की आय कैसे निकलेगी, ये तो भैया बाहर की कंपनी यहाँ पे काम कर रही है, बोलो, और ये हमारे घर का आदमी बाहर काम कर रहा है। तो हमें सिर्फ राष्ट्रीय निकालनी है, राष्ट्रीय मतलब हमारे देश के लोग, जो देश के क्या है, लोग हैं, नागरिक हैं। तो बताइए, ये जापान की कंपनी तो नागरिक नहीं है, परंतु ये भारत में भी क्या कर रही है, पैसा कमा रही है, और कमा कमा के कहाँ भेज रही है, जापान भेज रही है। तो मान लीजिए इसने बाय पैसा कमाया, इस कंपनी ने कितना पैसा कमाया बाय, बोलिए। तो इसको तो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि ये तो भारत की नागरिक नहीं है। कैलकुलेट किसे करेंगे बताइए, कैलकुलेट कि भैया हमारे टाटा जी हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये यहाँ कमा कमा के बाहर भेज रही है, और ये बेचारे हमारे टाटा जी हमारे घर भेज रहे हैं, बोलिए भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे टाटा जी, क्योंकि हमारे देश के नागरिक है। तो हमें देश के नागरिकों की आय देखनी है कि भारत के नागरिक, गैर नागरिक नहीं, सिर्फ नागरिक भारत के, क्योंकि राष्ट्र का मतलब है उसमें सिर्फ नागरिक गिने जाते हैं। राष्ट्र मतलब हम सब एक हैं, हमारे देश के नागरिक गिने जाएंगे बच्चों। तो नागरिक, तो नागरिक में याद रखें, नागरिक में टाटा जी क्या करेंगे, भारत पैसा भेजेंगे। तो मान लीजिए इन्होंने कितना पैसा भेजा, एक्स पैसा भेजा, और ये भारत से ले जा रहे हैं बाय, तो हम क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, एक्स माइनस बाय। तो हमारी क्या निकल आएगी, शुद्ध एब्रॉड या तो विदेशी आय। शुद्ध विदेशी आय मतलब कि भैया जो विदेशी कंपनी थी वो भारत में जो पैसा कमा रही थी, विदेशी कंपनी जो भारत में पैसा कमा रही थी, उसका पैसा हमारे भारत के लोगों द्वारा जो पैसा कमाया जा रहा है बाहर से, उसमें से क्या कर देंगे, हम पैसा क्या कर देंगे, घटा देंगे, एन माइनस एक्स माइनस बाय। और इसको किस में जोड़ देंगे बच्चों, भारत की जीडीपी में जोड़ दो, बस कुछ नहीं करना, कि भैया हमारे देश में तो है ही यही उत्पादन, तो हम हमारे देश में कैलकुलेट कर रहे हैं। पर याद रखें कि हमें सिर्फ भारत के नागरिकों के द्वारा उत्पादित की गई वस्तु और सेवाओं के मूल्य का, अंतिम रूप से वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य की गणना करनी है। तो भैया जीडीपी में हम क्या करेंगे कि विदेशी जो भी कमा कमा के ले जा रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, हमारे देश के लोग जो कमा के भारत में भेजे उसको जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो उसको हम क्या कहेंगे, जीएनपी, नेशनल कहेंगे भैया, क्या कहेंगे, नेशनल। क्योंकि हमें समस्या क्या आ रही थी, यही आ रही थी, हमें जीडीपी से जीएनपी क्यों निकाली, समस्या यही थी कि हमें ये नहीं पता था कि राष्ट्र के लोग जो है हमारे, वो कितना भारत ला रहे हैं, और जो भारत में कंपनियां हैं वो कैसे अपने देश से पैसा कमा के बाहर भेज रही हैं। मतलब कि मान लीजिए आपका घर है, आप जिस घर में रहते हैं, आप तो अपने घर में काम कर ही रहे हैं, और आपका कोई परिवार का व्यक्ति है, वो शहर जाके काम कर रहा है और शहर से भी पैसा भेज रहा है, बोलिए
शहर से भी पैसा भेज रहा है, परंतु आपके घर में कोई व्यक्ति आ गया बाहर से, किसी गांव से, और वो उस आपके ही घर में काम करने लगा, और वहां से काम करके वो क्या कर रहा है, पैसा कमा कमा के अपने गांव भेज रहा है। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आपके घर की कितनी राष्ट्रीय आय, मतलब आपकी जीडीपी तो आपको पता है कि जितने भी लोग वहां उत्पादन कर रहे हैं वही आपकी सकल घरेलू उत्पाद है, परंतु आपकी राष्ट्र की, मतलब जो सिर्फ नागरिक नागरिक आपके अपने देश में पैसा भेज रहे हैं, तो आपने क्या किया, जो शहर से पैसा आ रहा है उसको जोड़ देंगे, बोलो, और जो आदमी यहाँ से पैसा कमा के बाहर ले जा रहा है उसको माइनस कर देंगे, तो वाकई में उस देश के, उस राष्ट्र के लोगों द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है उसकी वास्तविक आय हमें पता चल जाएगी, बोलो चलेगी कि नहीं चलेगी। तो जीडीपी से इसलिए जीएनपी निकाला कि वाकई वहां के नागरिक कितना उत्पादन कर रहे हैं। क्लियर हुई बात, बोलो जीएनपी समझ में आया कि नहीं, बोलो जीएनपी समझ में आया कि नहीं, आप कमेंट्स करके मुझे बता देना कि जीएनपी समझ में आया कि नहीं। अब जीएनपी अगर आपको समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़े। जीएनपी को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, अब एनएनपी में, किसमें, एनएनपी में। तो एनपी तो